नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मेरा नाम है अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज जुड़ेगा सुनहरा अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री आज पंजाब में जालंधर से करेंगे 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। नीट यूजी परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित। 11,20,000 से अधिक छात्रों ने किया क्वालिफाई। सफल उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं। ईरान में लगातार छठे दिन अमेरिका के हवाई हमले। ईरानी मीडिया ने कहा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और पुलों पर हमले हुए। कड़ी जवाबी कार्रवाई के दिए संकेत। और जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु और नोजोमी ओकुहारा के बीच होगा मुकाबला। विश्व की 5वें नंबर के खिलाड़ी हान यू को हराकर अंतिम 8 में बनाया था स्थान। इन सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। देश अब हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है। रेलवे के इतिहास में पहली बार हाइड्रोजन चालित ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यही नहीं, इस अवसर पर हरियाणा को सड़क, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। नमो ग्रीन रेल, और ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन को रन करेंगे। और सबसे खास बात इस ट्रेन की है कि ये दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेन रहेगी। देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच देखने को मिलेगी। ट्रेन के गति पकड़ने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन चालित ट्रेनें परिचालन में हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी ताकत इसके सिलेंडर होते हैं। ये सिलेंडर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सिलेंडर लगे हुए हैं और पीछे तक कुछ इसी तरीके से लगे हुए हैं। इनकी संख्या 27 है। हाइड्रोजन को बिजली में बदलकर चलने वाली ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन की होगी। इसमें पानी का भाप ही उप उत्पादन के रूप में निकलता है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं, जो इसे अब तक की विकसित की गई सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में से बनाती है। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। जींद में ही हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इसमें सुलभ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अम्ब राजमार्ग, जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी पंडित नेकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज भिवानी, महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज और राव तुला राम अस्पताल, कोरियाबास, नारनौल सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की भी स्थापना प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जो सिख धर्म के तमाम जो लोग रहे हैं उनकी शिक्षा और उनके योगदान को भी लोगों को बताएगा। कैमरामैन मोर मुकुट और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जींद, हरियाणा। जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये 90 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का रेल यातायात और पर्यावरण पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर।
पर्यावरण के अनुकूल और ज्यादा ऊर्जा कुशल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, भारतीय रेल अब रफ्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव माना जा रहा है, जो प्रगति का सूचक है। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली ये 10 कोच वाली ट्रेन जहां डीजल पर निर्भरता और ईंधन खर्च को कम करेगी, वहीं बिना इलेक्ट्रिफिकेशन वाले रेल मार्गों पर भी ये उपयोगी साबित होगी। 1200 किलोवाट वाले इंजन, आधुनिक सुरक्षा सेंसर और इमरजेंसी सिस्टम से लैस इस ट्रेन में 24 घंटे निगरानी और प्रशिक्षित तकनीकी टीमें भी तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और इसके पीछे का साइंस क्या है, आइए आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक यानी हाइड्रोजन का उपयोग कर जो केमिकल की प्रक्रिया है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करना, जिसमें केवल भाप ही उत्सर्जित होती है। और इस तरह से ये पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उस पर आधारित जो अलग अलग रेल प्रणालियां हैं उसका एक स्वच्छ विकल्प है। अब होता यह है कि टैंक में स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल सेल आखिर है क्या? आपको बताएं कि फ्यूल सेल ऊर्जा उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। यह एक प्रकार की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है और इससे केवल भाप निकलता है, धुआं या प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ साथ ये बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाती है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस ही ईंधन का काम करती है और ये गैस फ्यूल सेल बिजली बनाती है और बिजली मोटर को चलाकर ट्रेन को गति देती है। इसीलिए इसे स्वच्छ, ग्रीन और वातावरण के अनुकूल ट्रेन माना जाता है। ईंधन भरने के लिए हाइड्रोजन की जो संपीड़न प्रणाली है उसके साथ साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण पुर्जे यहां उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि विश्वसनीय और त्रुटि रहित संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और इसका हम कह सकते हैं रिजल्ट ये कि शांत और प्रदूषण मुक्त संचालन सुनिश्चित हो पाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बैटरी में ही स्टोर हो जाती है फ्यूचर पर्पस के लिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलग से एक कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। हाइड्रोजन उत्पादन, उसका भंडारण और वितरण केंद्र में स्थापित हाइड्रोजन रिसाव और आग का पता लगाने वाले विभिन्न सुरक्षा सेंसर्स की नियमित रूप से जांच और सफाई की जाएगी, ताकि धूल जमा ना हो और सुरक्षित संचालन पॉसिबल हो पाए। हाइड्रोजन तकनीक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को बढ़ावा देने में भी ये तकनीक मददगार है। इस योजना के तहत ऐसे मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित ट्रेन संचालन की संभावना बढ़ जाएगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इस तकनीक के उपयोग से देश में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग जहां बढ़ेगी, वहीं उत्पादन संयंत्रों और स्थानीय रीफिलिंग स्टेशनों में भारी निवेश आएगा। हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणालियों को अगर हम देखें तो सतत परिवहन के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। इस पहल के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया, जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ये तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए वर्तमान में केवल कुछ ही देश ऐसी प्रणालियों का संचालन या परीक्षण कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी, साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकास के बढ़ते नए आर्थिक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट।
300 बिस्तरों और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस पीजीआई का ये नया सेंटर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीजीआई चंडीगढ़ में 3 अलग अलग ब्लॉक्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी पीजीआई चंडीगढ़ में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के बाहर है और सामने बेहद खूबसूरत और अत्याधुनिक ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस पूरी बिल्डिंग की बात करें तो करीब 505 करोड़ की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। सेंटर के एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर के जरिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोक्रिटिकल केयर की सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 150 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखी जाएगी। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एवं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट का उद्घाटन 1967 में हुआ था। टिल 2026 न्यूरोलॉजी हैज हैड 25 बेड्स एंड न्यूरोसर्जरी हैज आल्सो हैड 25 बेड्स। सो हमारा कंबाइंड न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी वार्ड वाज ओनली 50 बेड्स। Now with the inauguration of the Advanced Neuroscience Center, we are going to have a giant leap from 50 to 400 beds. So this is a massive shot in the arm of our doctors, our healthcare professionals who love only one thing, that is patient care. मोहाली जिले के आईटी सिटी से कुराली तक बनने वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं 6 लेन वाले जीरकपुर ग्रीनफील्ड बाईपास और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड के PR 7 मार्ग की भी वे आधारशिला रखेंगे। चंडीगढ़ में शुरू हो रही विकास परियोजनाओं से शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही यात्रियों के लिए सुगम, तेज और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। चंडीगढ़ से आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पीएम मोदी आज जालंधर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अमृतसर और वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा पंजाब में सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 3070 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट बनकर तैयार है। यात्री सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से ये स्टेशन अब आधुनिक और दक्ष है। इसी आधुनिक सुविधाओं के साथ जालंधर सहित देश के 75 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी का उद्घाटन करेंगे। विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। स्टेशन की वास्तुकला में स्थानीय स्थापत्य और संस्कृति को भरपूर स्थान दिया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण में 1570 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिनका उद्घाटन होगा, सबसे बड़ा ये है जो 100 करोड़ के से ऊपर है। बाकी पंजाब में आनंदपुर साहब है, गुरु खालसे की धरती, और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो साहिबजादा जी के नाम पे ऊपर है, मोहाली का रेलवे स्टेशन और श्री मुक्तसर साहब। ये 4 स्टेशन पंजाब के हैं जो अभी तैयार हैं। बाकी 30 हो रहे हैं। जिस जिस तरीके से तैयार होते जाएंगे ये लोगों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी करेंगे। परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार लाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री 830 करोड़ रुपए की लागत से बनी दौलतपुर चौक करतोली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क काफी मजबूत होगा। वहीं करतोली अंबाला और अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्टेशन बनी है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, रायगढ़ से हूँ। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं। स्टेशन तो बहुत शानदार बना है, एयरपोर्ट वाला फील है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कि लाइक शॉप्स वगैरह हो गए। इट मेक्स द ट्रैवल मच मोर ईजियर, कि मतलब हम लोग ट्रैवल ईजी कर पाते हैं। रेल के अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना को मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री 25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे से न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ काशी से आवाजाही और आसान होगी। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज,
जालंधर। भारत के रेलवे स्टेशन का बदलता स्वरूप देश की विकास यात्रा की नई कहानियां लिख रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए स्टेशन को आधुनिकता, सुविधा और संस्कृति के संगम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1340 रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ये 20 राज्य में फैले इन 75 अमृत स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और बड़ी उपलब्धि है, जो विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में से एक है। इन स्टेशन को आधुनिक और यात्री अनुकूल सुविधाओं में बदला गया है। विरासत भी, विकास भी। इसी भावना से पुनर्निर्मित इन स्टेशन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला को दर्शाने वाले पहलुओं को शामिल किया गया है। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए समाचार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के पहले आज एनडीए की एक अहम बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले अहम विधेयकों और विपक्ष का सामना करने की रणनीति पर चर्चा होनी है। सूत्रों की माने तो परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जा सकता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष करीब 11,20,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं हैं। वहीं 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर्स की जारी की थी। री नीट यूजी परीक्षा 21 जून को देश भर के 551 शहरों के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों अभ्यर्थियों ने 720 में से 715 अंक हासिल कर नीट यूजी 2026 में टॉप किया है। और नीट यूजी 2026 परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक AIR 1 हासिल करने वाले आर्यन गुप्ता के परिवार ने उनकी इस उपलब्धि पर जमकर जश्न मनाया। और कोटा के आयुष भटोलिया ने भी नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक AIR 4 हासिल किया है। आयुष ने बताया कि कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता मिली।
मेरे मार्क्स 710 आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 4th। सेल्फ स्टडी 5 से 7 घंटे की और क्लासेस थी 6 घंटे की, और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज़ करता था बट यूट्यूब यूज़ करता था। उधर ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। कोयल इसी वर्ष अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल मल्लिक तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले 3 राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। कोयल मल्लिक ने अपना इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात की। उधर आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में लंबे समय तक निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। मृत्युंजय तिवारी ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि उन्होंने प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में स्पष्ट कर दिया कि अब उनके जैसे समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं बचा। तिवारी ने आरोप लगाया कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने अपनी बातें रखीं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अभी स्वीकार नहीं किया है। मंडल ने कहा कि यदि किसी प्रकार की नाराजगी है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा। कुछ लोगों ने लगातार पिछले 7-8 महीनों से अपमानित करने का प्रयास किया। हमने पार्टी के कई सीनियर नेताओं से इस बात की शिकायतें की। सब लोग ने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे। हमने तेजस्वी जी को कहा कि देखिए इस तरह से नहीं चल सकता है। तेजस्वी जी भी कोई संज्ञान नहीं लिए। तो हमारे जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता के लिए अब आरजेडी पार्टी के पद से त्यागपत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु इस वक्त जगन्नाथपुरी में हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कल पहंडी रस्म में देरी की वजह से तीनों रथ तय समय पर श्री गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच पाए थे। भगवान बलभद्र का तालध्वज, देवी सुभद्रा का दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ मार्ग में अलग अलग स्थानों पर रुक गया। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कायम रहा। सुरक्षा के लिए 13,000 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन निगरानी और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ईरान और अमेरिका के बीच जवाबी हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका के हमलों में दक्षिणी ईरान में एक हवाई अड्डे, बंदरगाह, शहर, बंदर अब्बास के रेलवे स्टेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 2 पुलों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हवाई हमले बढ़ाने की धमकी दी। हॉर्मुज पर ईरान के प्रभाव को कम करने और तेहरान पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी कोशिशों के बीच वैश्विक तेल कीमतों में फिर से तेजी आई है। ईरान ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाता है तो वो यमन में अपने हूती सहयोगियों के जरिए लाल सागर के महत्वपूर्ण तेल मार्ग बाब अल मंदेब को बंद करने की कोशिश कर सकता है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन के सेमीफाइनल्स में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होना था। हालांकि नोजोमी ने इस मुकाबले में नहीं उतरने का फैसला किया, जिसकी वजह से सिंधु को वॉकओवर मिल गया। भारतीय खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। अंतिम 16 के मुकाबले में उन्होंने चीन की विश्व में 5वें नंबर के खिलाड़ी हान यू को सीधे गेम्स में हराने में सफलता पाई। ये सिंधु का मौजूदा सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
बात क्रिकेट की। जो रूट की शानदार नाबाद 99 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। 234 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी खराब रही और 53 रन पर टीम ने 3 विकेट गंवा दिए। ऐसे मुश्किल समय में जो रूट ने एक छोर संभाले रखा और धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर ले गए। रूट ने नाबाद 99, विल जैक्स ने 30 और सैम करन ने 26 रनों की पारी खेली। इससे पहले श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के शानदार अर्धशतकों के बावजूद पूरी टीम 44 ओवर्स में केवल 233 रनों पर सिमट गई। दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारियां नहीं खेल पाया और पूरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में अब 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।